स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। आज का वीडियो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एमसीक्यू की सीरीज, जो कि होगी एनआईएसएम सीरीज 21A, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि होता है पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम। तो ये जो एग्जाम होता है एक मैंडेटरी एग्जाम है अगर किसी को भी पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो तो मैंने इसको 10-10 क्वेश्चन के सेट्स में बनाया है। 12 चैप्टर्स हैं इस एग्जाम में, तो आपको 12 सेट मिलेंगे। तो आज होगा पहला सेट पहले चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनशाला का नया वीडियो, जहां पर हम करेंगे 10 एमसीक्यूज को सॉल्व। चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स ऑफ एनआईएसएम सीरीज 21A। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स को। वहां पर जो पहला क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू: ए, सेविंग्स मनी इन बैंक एंड लॉकर; बी, करंट कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू जनरेट फ्यूचर रिटर्न्स; सी, बोरोइंग फंड्स; या डी, स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स। तो यहां पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। तो जब आप सारे आंसर्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू जनरेट फ्यूचर रिटर्न। तो चलिए अब इसे समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट को करंट कमिटमेंट्स ऑफ फंड्स टू जनरेट फ्यूचर रिटर्न्स क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले समझिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आप आज करते हो, रिटर्न्स आपको बाद में मिलते हैं। यानी कमिटमेंट आपकी तरफ से आज है और आपको रिटर्न भविष्य में मिलने वाला है। इससे आपको क्लैरिटी आ गई कि ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी भी क्यों गलत है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा घुमाकर भी दे सकता है, या जो गलत आंसर्स हैं उनसे भी आपको क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे ए, सेविंग्स मनी इन बैंक लॉकर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेविंग्स है। ठीक है। सी, बोरोइंग फंड्स, वो लाइबिलिटी लेना होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स, ये उल्टा होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आज पैसा लगा के भविष्य में रिटर्न्स बनाने के लिए, और स्पेकुलेशन ऐसी चीज होती है जिसमें आप बिना किसी फंडामेंटल रीजंस के, सिर्फ प्राइस अप डाउन के चलते आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए, बार बार आपको ये जो इन्वेस्टमेंट बेसिक्स है ना, इसमें आपको ना एक चीज आपको बार बार मिलेगी, वो मिलेगी कि 3-4 टर्म्स होते हैं कि भाई आपने अर्निंग की, पैसे कमाए, फिर आपने क्या किया, उन पैसों को सेव किया, बचा कर रखा, कुछ पैसों को कंज्यूम किया। तो अर्निंग्स, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। अब इस सेविंग्स का एक पार्ट आप कन्वर्ट कर देते हो इनटू इन्वेस्टमेंट्स। राइट, सेविंग्स को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? इन्वेस्टमेंट्स। तो यही चीजें हैं ना, घूम घूम के आपके पास में आते रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेविंग्स मीन्स, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था ना, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्लोजली रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेविंग्स मीन्स: ए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज; बी, बोरोइंग मनी; सी, इनकम माइनस कंजम्पशन; या डी, स्पेकुलेशन। तो जहां पर जैसे आपको पता होता है सेविंग्स की, भाई आपने, जो मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था कि आपने इनकम की, उसमें से कंजम्पशन को हटा लिया, तो जो बच गया वो सेविंग्स है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो पता चल गया कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। लेकिन अब हम ये भी समझ लेते हैं ऑप्शन ए, बी और डी क्यों गलत है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, वो तो क्लियरली बता रहा है ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग्स नहीं है। बोरोइंग मनी, अगेन ये लाइबिलिटी लेना है, ये आपकी सेविंग्स नहीं है। स्पेकुलेशन, अगेन ये अप डाउन की बात कर रहा है, ये सेविंग्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेकुलेशन मेनली इन्वॉल्व्स। अब यहां पर स्पेकुलेशन पे हम आ गए। ठीक है। ए, वैल्यूएशन एनालिसिस; बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट; सी, प्रॉफिट विदाउट वैल्यूएशन बेसिस; या डी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कि स्पेकुलेशन होता है बिना किसी फंडामेंटल रीजन के आप प्लस माइनस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस एक्सप्लेनेशन से आपको इतना तो पता चल गया कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट विदाउट वैल्यूएशन बेसिस। राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन ए, बी और डी क्यों गलत है?
वैल्यूएशन एनालिसिस, जो कि स्पेकुलेशन में नहीं होता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उल्टा होता है स्पेकुलेशन का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटिवली सेफर होती हैं, और वहां पर आपके पास में स्पेकुलेशन की गुंजाइश आपके पास में नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैपिटल प्रिजर्वेशन मींस ए मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, बी मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ प्रिंसिपल, सी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, डी लिवरेज इन्वेस्टिंग। सो कैपिटल प्रिजर्वेशन, हम प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कैपिटल को बचा के रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो कैपिटल, जहां पे वर्ड आएगा प्रिंसिपल, अब आप प्रिंसिपल को आप चाह रहे हो कि कम से कम नुकसान हो, बचा के रखना चाहते हो, लेकिन आप 100% प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ नुकसान ना हो जाए आपको। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक चीज पता चल गई है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ प्रिंसिपल, राइट। अब ए, सी और डी को समझ लेते हैं। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, मैक्सिमाइज रिटर्न करने जाओगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो वहां पे कैपिटल प्रिजर्व नहीं होगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन मतलब आप गोल बचाने की कोशिश कर रहे हो, और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स का मतलब होता है आप गोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ये तो आप मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स के लिए शायद आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन स्पेकुलेटिव के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और ट्रेडिंग में सबसे पहले आपका कैपिटल खतरे पे आता है। लिवरेज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैंने अपने पैसे नहीं लिए हैं, मैंने बोरोड फंड का इस्तेमाल किया है, तो ये इन्वेस्टिंग भी खतरनाक बन जाती है। तो यहां पर कैपिटल प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, कैपिटल को बचा के रखने की बात हो रही है, ना कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर सीकिंग पोर्टफोलियो ग्रोथ फोकस ऑन ए करंट इनकम, बी लिक्विडिटी ओनली, सी कैपिटल एप्रिसिएशन, या डी टैक्स डिडक्शन। तो यहां पर बात हो रही है कि भाई इन्वेस्टर्स जो हैं, जो पोर्टफोलियो ग्रोथ को सीख कर रहे हैं, पोर्टफोलियो ग्रोथ को, ठीक है, तो वो किस पे फोकस करेंगे? करंट इनकम, लिक्विडिटी ओनली, कैपिटल एप्रिसिएशन। उनका है कैपिटल एप्रिसिएशन पे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करंट इनकम। वो तो इनकम है, वो आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ का पार्ट नहीं है। लिक्विडिटी ओनली, लिक्विडिटी ओनली से पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन का आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे आपको समझ में आया कि ये सारे आंसर्स गलत क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये गलत आंसर क्यों है। तो इसको भी अगर आप समझते हुए चलते हो ना, तो आपका जो फोकस है, जो आइडिया है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम इस पड़ाव पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको NISM 21A क्लियर करना है, और आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, या आप एक फोकस्ड लर्निंग करना चाहते हो, और वर्कबुक आप गो थ्रू कर चुके हो, लेकिन आप एक क्रैश कोर्स की तरह करना चाहते हो, तो हमने क्या किया है, इसका भी एक 500 क्वेश्चन का, यानी 5 सेट 100 क्वेश्चन के हमने बना लिए हैं। एंड ये आपको एक कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे दिया है। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब फैमिली के लिए रहेगा। आप इसे अप्लाई करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मैंने जैसा आपको कहा, ये जो फ्री रिसोर्स है, ये फ्री रिसोर्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। तो आपको एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक एक चैप्टर के मिलते जाएंगे, तो आप 12 चैप्टर के 120 क्वेश्चंस फ्रीली अवेल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्लूड्स ए इन्फ्लेशन प्लस टैक्स, बी नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, सी डिविडेंड प्लस कूपन, या डी कैपिटल गेन ओनली। ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लीजिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि भाई मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट को चूज कर रहा हूं, वहां पर मैं कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। बट ये जो हम बोलते हैं हायर रिटर्न, इसका कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट में एक रिस्क फ्री रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है 6%, मार्केट का एक रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप एक इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो जो आपको 8% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो,
तो ये 2% एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ये 2% आ रहा है जितना आप रिस्क ले रहे हो। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट चूज किया है जिसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका 14% है, तो मार्केट में तो रिस्क फ्री 6% मिल रहा है। आपको ये जो 14% मिल रहा है, यानी पे आप ये पे एक्सेस रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिस्क फ्री रिटर्न्स के ऊपर 8%। यानी आप एक ज्यादा रिस्क लोगे तब जाके आपको ये ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न और उसके ऊपर में होता है आपका रिस्क का प्रीमियम। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ चुका है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। अब बाकी के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कहता है इन्फ्लेशन प्लस टैक्स, इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड प्लस कूपन, ये आपकी इनकम का पार्ट है, रिटर्न्स रेट ऑफ रिटर्न से इनका लेना देना नहीं है। कैपिटल गेन ओनली, कैपिटल गेन ओनली नहीं होता। इससे हमें समझ में आया कि बाकी आंसर्स गलत क्यों हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हायर रिस्क जनरली रिजल्ट्स इन ए लोअर रिटर्न, बी हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, सी नो रिलेशन, या डी फिक्स्ड रिटर्न। अगर आपको पिछला एक्सप्लेनेशन याद है, मैंने आपको कहा था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो इससे आपको ये बिल्कुल चीज एक समझ में आ रही है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। लोअर रिटर्न हायर रिस्क के साथ नहीं जाता। नो रिलेशन, ऐसा है नहीं, रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिक्स्ड रिटर्न इज नॉट गोइंग टू गो along with higher risk, right? Question number 8, liquidity risk refers to a exchange rate changes, b difficulty selling assets quickly, c interest rate risk, या डी इन्फ्लेशन रिस्क। तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज को बेचकर आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो चीज मैंने आपको हिंदी में कही, आप इसी चीज को इंग्लिश में देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में, डिफिकल्टी सेलिंग एसेट्स क्विकली। अब ऑप्शन ए, सी और डी को देख लेते हैं। ए कहता है एक्सचेंज रेट चेंजेस, ये करेंसी के चेंजेस से रिलेटेड है, न कि लिक्विडिटी के। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट के अप डाउन से रिलेटेड है, न कि लिक्विडिटी के रिस्क से। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अप डाउन की बात होती है, न कि आपकी बात हो रही है ये लिक्विडिटी की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटिकल रिस्क अराइजेस फ्रॉम ए कंपनी मैनेजमेंट डिसीजंस, बी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, या सी बॉन्ड मैच्योरिटी, या डी स्टॉक स्प्लिट। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बात हो रही है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मतलब जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है। और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, चाहे वो इन्फ्लेशन के उतार चढ़ाव के साथ हो, या कोई ड्यूटी लगाने की बात हो, या ड्यूटी हटाने की बात हो, या कोई भी तरीके की इस तरीके की चीज हो, वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। कंपनी मैनेजमेंट पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, बॉन्ड मेच्योरिटी पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, स्टॉक स्प्लिट पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो अब हम आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में आने के पहले, अगर अगर आप इस वीडियो पर यहां तक पहुंचे हैं तो और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है, हम बहुत करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर के। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स ए लोन टू द कंपनी, बी ओनरशिप इन द कंपनी, सी गवर्नमेंट गारंटी, या डी फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो वो लोन टू कंपनी तो हो नहीं सकता, ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी हो नहीं सकता, और फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, ये इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता है।
ठीक है। तो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो होता है पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। और पार्ट ओनरशिप, जब जैसे ये वर्ड आपके दिमाग में आता है, आपको करेक्ट आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाता है, और वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ओनरशिप इन अ कंपनी। मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ, अगले 10 MCQ ऑन PMS NAM सीरीज 21